जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का गठन 20 जनवरी 2022 को जैसे ये पे कमीशन लागू हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 जनवरी 2022 को, उसके तुरंत बाद जब हमें लगा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, बहुत बड़ी एक ज़्यादती हो रही है और पंजाब के वेतनमान की तुलना में हिमाचल प्रदेश का हर कर्मचारी, हर एक 100% कर्मचारी बहुत पीछे जा रहा है, तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए, कैसे उसकी पिक्चर सरकार के समक्ष रखी जाए, अधिकारियों के समक्ष रखी जाए, उस उद्देश्य से जो हमने लगभग 26 अलग अलग बोर्ड, निगम और विभागों के जो 41 कर्मचारी संगठन थी स्टेट के, उन सब ने मिलकर जो एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ का गठन किया था। आज वो पूरी टीम आपके समक्ष है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे नए मुख्य सचिव ने कार्यभार संभाला है, तो एक उम्मीद की थोड़ी किरण जागी और हमने एक और प्रयास किया कि जो हमारा एक मेमोरेंडम था जिसको हम बार बार इस सरकार को और सरकार के अधिकारियों को बार बार देते आए हैं, तो हमें लगा कि एक बार फिर से हम जो है श्रीमान आर डी धीमान जी जो हमारे नए चीफ सेक्रेटरी बने, उनके माध्यम से इस बात को रखे और आज उनसे हम मिले हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा आश्वासन भी दिया है कि मैंने अभी कार्यभार संभाला है, मैं चीज़ों को समझ रहा हूं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री के ध्यान में भी बातें हैं, हम इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। और बातें क्या है, वो बातें हमने डिटेल में उनसे विस्तार में चर्चा की और हमने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी त्रस्त है, दुखी है और ऐसा नहीं है कि किसी एक विभाग के कर्मचारी ऐसे है, किसी बोर्ड या निगम के कर्मचारियों के साथ जाती हो रही है। हिमाचल प्रदेश का हर कर्मचारी आज जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो बड़ी खुले माहौल में हमारी बात हुई। हमने उनसे ये बात कही कि जो छठा वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू हुआ है, वो किस तरह से वो भिन्न है सेंटर और पंजाब की पे कमीशन से। आप देखेंगे, पहली बात तो पंजाब ने कर्मचारियों को ठगा। पंजाब के अंदर हमने भी, मेरे संगठन ने भी, हमने प्रयास किया पंजाब के अंदर जाके, हमने उस बात को रखा है और उनके पंजाब के जो कर्मचारी है उनको हमने सहयोग किया। इसलिए सहयोग किया कि हमें उसका फ़ायदा सीधा उसी रूप में मिलना था, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हो पाया। पंजाब ने 2 फैक्टर बनाए, एक 2.25 का, एक 2.59 का राइडर वहाँ पे लगाया और जो राइडर पंजाब ने लगाया वो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक कानून बोलता है, एक नियम है, संवैधानिक कानून है कि जो कर्मचारी अर्न करता है, जो कर्मचारी ने अर्न किया है 31/12/2015 की तिथि में, जो कर्मचारी की बेसिक सैलरी है या जो उसने टोटल इनोमलेंट्स लिए है, टोटल पे उसने ली है, उसको किसी भी कीमत में पीछे नहीं किया जा सकता। 10 साल बाद आप बोले कि आपको 1/10/12 से रिफिक्सेशन करो, नोशनली फिक्सेशन देके आपने अगर 2.59 लेना है तो नोशनली करना पड़ेगा। अगर आपने 31/12/15 की बेसिक पे आपने फिक्सेशन करवानी है, नया पे कमीशन लेना है, तो आपको जो है 2.25 जो है वो फैक्टर लगेगा। एक बहुत बड़ी जाति पंजाब के अंदर हुई और पंजाब सरकार का किस तरह से हश्र हुआ है वो आपने देखा है। कोई मंत्री, कोई सीएम वहाँ अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया, अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो एक रिजेंटमेंट कर्मचारियों की थी और वहाँ भी है और आज भी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी रिजेंटमेंट देखने को मिली है। पहली बात मैंने कहा, पंजाब में धोखा हुआ है और वो स्थिति हिमाचल में और आगे बढ़ गई है, क्योंकि पंजाब ने जो दिया हिमाचल ने वो भी नहीं दिया। हम भी बोल रहे हैं कि वो तो आपको देना ही पड़ेगा। 1978 से लेकर आपका एक एग्रीमेंट है, एक आपका समझौता है, एक आपका एक जो एक डॉक्यूमेंट है कि आप 5 पे कमीशन आपने पंजाब के लागू किए, छठा नहीं किया। दुखद बात यह है, बहुत टाइम से बात चल रही है राइडर, एक राइडर बड़ा रटा हुआ। राइडर कोई शब्द नहीं है, राइडर है नहीं है। मैं बहुत समय से इस बात को हम लोग बोल रहे हैं कि राइडर नहीं है, फिर भी हम एक लेमैन टर्म में बोलते हैं राइडर हटा दिया। एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ, मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया, हमारे कर्मचारी साथी थे, पर उसके बाद ये बोला गया कि जो 3 जनवरी 2022 तक जो नियमित हो चुके हैं उनको राइडर हटा देंगे। वो राइडर हटाने की बात तो थी नहीं है, वो समझाने और समझने वाले की गलती थी। वो था कि उसको एक्सटेंड करेंगे आपके ऑप्शन की डेट को, जब आपके 2 साल पूरे हो गए तब आप जो है उस नए पे कमीशन को लागू करने की आपको एक छूट मिलेगी। एक वो भी नहीं हो पाई। बात तो आप करेंगे हम राइडर हटा दिया, पर वो नोटिफिकेशन अप्रैल से लेकर आज तक अगस्त आ गया है। अगस्त तक एक नोटिफिकेशन अगर सरकार की तरफ से जारी नहीं होती तो सरकार की मशीनरी का और सरकार के काम करने के तरीके का आप समझ पा रहे हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। क्या सरकार सच में कर्मचारियों के लिए सजग है? क्या सरकार सच में कर्मचारियों के लिए चिंतित है? ऐसा नहीं है, सीधा प्रतीत होता है। हम मांग कर रहे हैं कि आप राइडर नहीं हटा रहे, जो आप बात कर रहे हैं वही कर्मचारियों के साथ धोखा कर रहे हैं और जो आपसे करवा रहे हैं उनको या तो समझ नहीं है या कर्मचारियों को वो मिसगाइड कर रहे हैं। तो राइडर हटाने का मतलब है कि 1/10/12 से जो कर्मचारी नियमित हुआ है या जिनको ये बेनिफिट दिया गया है वहां से वो फिक्सेशन करनी है।
आपको फिक्सेशन करने के साथ 31/12/15 तक उस कर्मचारी को वहां लाना है और उसके बाद उसको 2.59 देना है। पहला तो मुद्दा ये जो हमने ये मेमोरेंडम दिया है, इसके माध्यम से बात हमने स्पष्ट करी है। तो ये चीजें हमने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि इसको हटाए और इसको खत्म करे। दूसरी बात हमने कही कि इस राइडर को हटाने से भी, मैंने बार बार इस बात को उठाया है, तब तक फायदा नहीं होगा मेजॉरिटी ऑफ कर्मचारियों को। इस राइडर को हटाने से मात्र एक कैडर को फायदा होगा। एक जो हमारा एक वर्ग है जो 5,910 के पे बैंड में था और 1900 ग्रेड पे उसका था, वो जाके आगे जाके 10,300 पे गया है। उस 5,910 के पे बैंड को जो रिवीजन के बाद 1/10/12 को 10,300 पे गया, उसमें 5-6 कैटेगरी, उनको मात्र फायदा होना है, बाकी कोई फायदा नहीं होने वाला। किसी डिपार्टमेंट के, किसी बोर्ड के, निगम के कर्मचारी को इसका फायदा नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक आप इनिशियल स्टार्ट बहाल नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इशू जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का वो है इनिशियल स्टार्ट की बहाली, जिसके ऊपर ना तो सरकार बात करी है, ना एनजीओ बात करी है। और अब एनजीओ के बीच में एक और नई एक कड़ी आपने देखी होगी, पेंशनर कल्याण बोर्ड, एक नई एक ग्रोथ बीच में हुई है कि वो एक बीच में नेगोशिएशन करने के लिए आए। पर मैं इसको एक संवैधानिक बॉडी नहीं मानता हूं। मैं नहीं मानता हूं, हमारा संगठन ही उसको एक संवैधानिक बॉडी नहीं मानता है, क्योंकि सरकारी जो मशीनरी होती है वो संवैधानिक बॉडी होती है, जिसके माध्यम से हम आज मिले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष है वो क्या बात करेंगे, कैसे वो उसमें वो नेगोशिएशन करेंगे, कैसे उसमें वो कोई सहमति बनाएंगे, क्या उनके पास संवैधानिक अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ होने वाला है। तो मैं ये बात कह रहा था कि इनिशियल स्टार्ट को खत्म करने की आवश्यकता है। उससे बड़ी बात हमने आज डिस्कस की है, मैंने आज भी कहा, फिर एग्जांपल दिया। एक एडॉक अपॉइंटमेंट हुई थी, एडॉक बेसिस पे लगे थे जेबीटीज वर्क में कुछ लोग लगे और डिफरेंट तरह के कैटेगरी के लोग हैं। वो लोग कुछ जाके आके सीएसटी बन गए, एचटी बन गए, कुछ प्रमोशन हो गए, चैनल उन्हें बदल के टीजीटी में आ गए। तो आज स्थिति ये है, मैंने उनको भी ये बात कही कि जो जेबीटी आज वहां है वो जेबीटी ज्यादा तनख्वाह ले रहा है, जो टीजीटी बन गया उनके साथ का बंदा लगा हुआ वो कम तनख्वाह ले रहा है, जो सीएसटी बन गया वो कम ले रहा है, और जो एचडी बन गया वो उससे ज्यादा ले रहा है सीएसटी से। तो इस तरह की अनियमितताएं तो हिंदुस्तान में पहली बार अगर देखने को मिलेगी तो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। मैं स्पष्ट करूं, अगर पूरे प्रदेश में मिलेगी, पूरी ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो ये वजह क्या है? वजह ये है कि आपने जो 4/9/14 का जो एक 2009 का रूल बनाया था, एश्योर प्रोग्रेस कैरियर स्कीम जो आई थी, एसीपीएस जो है, उसको 7/7/14 की डेट में और 9/9/14 की डेट से उसको ध्वस्त कर दिया। वो कैडर बेस स्कीम थी, पंजाब ने कैडर बेस स्कीम दी। उन्होंने जो है आगे जाके वो अभी तक 2011 तक 1/10/11 तक जब तक उन्होंने लागू किया स्केल को, छठे वेतन, तब तक उन्होंने उसको कैलकुलेशन में लाया और हिमाचल उसको बंद कर दिया गया। तो वो एक एनिमली है, उन्हें 4-4, 5 स्टेप अप ले लिए और बहुत से कर्मचारी क्या करे, 2 में खत्म हो गए। 2 में क्या है, रिवीजन को काउंटिंग में कर दिया, जो आपकी प्रमोशन हुई है प्रमोशन भी उसमें डाल दिया एसीपीएस में। तो ये चीजें खत्म करनी पड़ेगी, तभी ये एनोमली जो सीनियर जूनियर की पे में आ रही है, बहुत बड़ी एनोमली आगे जाके बहुत बड़ा भयंकर रूप लेने वाली है। इसे एक ह्यूमिलेशन आ रही है। देखिए ना, एक जेबीटी तनख्वाह ज्यादा ले रहा है। एक स्कूल की बात करूं, उनके एक टीचर ने कहा, कहते मेरे पास जो जेबीटी है और मेरे पास जो एचटी है और मैं सीएचटी हूं, मेरे स्कूल की बात कर रहा हूं, कहते मैं, और जेबीटी जो है सबसे ज्यादा तनख्वाह ले रहा है, मेरे से ज्यादा ले रहा है, और उस एचटी से भी ज्यादा ले रहा है, और जो एचटी है वो मेरे से ज्यादा तनख्वाह ले रहा है और मैं सबसे कम तनख्वाह ले रहा हूं। इस तरह की एनोमली आप देख सकते हैं, कितनी इम्युलेशन उस सीएचटी की हो रही होगी स्कूल के अंदर। एक साथ अपॉइंटमेंट है, जेबीटी लगे थे लोग। तो मैंने एग्जाम्पल कोट किए थे और आज हमने फिर से समय मांगा है चीफ सेक्रेटरी से कि हम सरकार से थक गए बात करते करते। ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ कोई छोटा संगठन नहीं है, ये अपने आप में एक सभी कर्मचारियों का एक जो है, एक जिसको बोलेंगे एक मिश्रण है। इसमें आप देख रहे हैं कि छठे हुए लीडर्स इसके अंदर है, जिनका लंबा इतिहास रहा है कर्मचारी राजनीति का। तो आप कम से कम आप फाइनेंस सेक्रेटरी को, हमने कहा एसीएस फाइनेंस को आप ऑर्डर करें कि आप एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ के साथ बैठक करें, जो एनोमली है हम कम से कम समझाने का कोशिश करें। जैसे दिक्कत कहाँ है, मुख्यमंत्री ने अप्रैल में घोषणा की कि जो 3 जनवरी 2022 तक जो नियमित हुए उनको क्या करेंगे हम, जो है उनको बोला कि राइडर हटा देंगे। राइडर हटाएंगे नहीं, वो बोलना ये था कि उनको जो है उनको ऑप्शन करने के लिए टाइम दे देंगे आगे, जब उनके 2 साल पूरे हो गए। लेकिन हम ये पूछना, दूसरे दिन मैंने पूछा था आपके माध्यम से कि जो आदमी 5 जनवरी को रेगुलर हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉय जो है 5 जनवरी, 10 जनवरी, 20 जनवरी या फरवरी 2022 में नियमित हुए, उनका क्या कसूर है? ये मात्र ये कि 4 दिन बाद वो रेगुलर हुए, ये कसूर है उनका, इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस चक्कर में, क्योंकि हुआ यूं कि जो बताने वाले थे, जो मैनिपुलेट करने वाले थे, उन्होंने ये समझ नहीं रखी कि जो 3 जनवरी के बाद नियमित है, कर्मचारी लगे हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, पर लेकिन जो 3 के बाद नियमित हुए, 5 को हुए, 10 को हुए, या हो सकता है वो 2023 में नियमित होने वाले हैं या दिसंबर 2022 में नियमित हो गए, तो उनका क्या कसूर है? वो छूट गया। और उसी चक्कर में आज ये फाइनेंस वालों को समझ नहीं आ रहा कि हम इसका करें तो करें, क्या करें। 4 महीने हो गए, एक सीएम की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की नोटिफिकेशन नहीं कर पा रही, तो सरकार किस दिशा में जा रही है?
ये एक चिंता का विषय है। तो हमने इसीलिए मांगा, हमें समय दीजिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी समय मांगा था, इस संगठन को आप समय दें। हम तथ्य के साथ, हमारे पास बिल्कुल एक एक कैडर के, एक एक विभाग के आंकड़े हैं। मैंने बहुत वर्क किया इसके ऊपर। हम बता सकते हैं कि कौन सा विभाग या हमारे पास एचआरटीसी के लोग कितने पीछे जा रहे हैं, एचआरटीसी के कंडक्टर्स को कितना लॉस हो रहा है, ड्राइवर्स को कितना हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या स्थिति है। आपके जो जिला परिषद के लोग हैं, आप देख रहे हो अभी पंचायती राज के लोग, उनको जिला परिषद में डाल दिया गया तो इंप्लॉइज नहीं है। उन्होंने बेचारों ने धरना किया और फिर मैनिपुलेशन के तहत उनको उठा दिया कि हम कर रहे। कब कर रहे? कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद होगी सारी चीजें क्या? तो ये निश्चित समय हम आज चाह रहे थे कि कब तक होगी ये चीजें, होगी भी कि नहीं होगी, कि कर्मचारी को और रुख अपनाना पड़ेगा। तो आज बड़ा अच्छा एक उन्होंने कहा है कि नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं। हमने एरियर की मांग की कि भाई कर्मचारी एक मुश्त एरियर चाह रहा है, कब तक वो एरियर मिलेगा? बहुत से कर्मचारी रिकवरी की स्थिति में भी है। आपको बता दूं, मैंने बहुत बारी बात बोली है, सरकार बड़ी साइलेंट है, सरकार बड़ी मौन है, ना देना है, ना लेने की बात करी, ना देने की कर रही है। सरकार को पता है कि देना ज्यादा है, लेना भी हमने है, कर्मचारी की रिकवरी भी होनी है, आज नहीं तो कल होगी। मैं आपको ये बात आज कह रहा हूं, बड़े फैक्ट के साथ कह रहा हूं, बहुत बार बोली है मैंने बातें। कर्मचारी, सरकार उस रिकवरी के बारे में भी साइलेंट है आज। जो कर्मचारियों का, बहुत लोगों का जो है एरियर 4 लाख 5 लाख 6 लाख बन रहा है, उसको देने के लिए भी साइलेंट हो गई है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी आप एरियर कब तक देंगे, उसका भुगतान कब होगा? और हम ये मांग भी करते हैं कि 15 अगस्त तक जो है सरकार एक मुश्त एरियर कर्मचारियों को दे, जितना उनका बनता है, क्योंकि 2016 का है ये, आज का नहीं है। 16 से ड्यू है कर्मचारियों का, आपको देना पड़ेगा। अभी डीए का जो आपने हमारा कर्मचारी को डीए था 2021 का, वो आपने 22 में दिया, लेकिन उसका एरियर भी सरकार नहीं दे रही, उसके बारे में सरकार साइलेंट होगी, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस की मांग जो कर्मचारी बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, पंजाब ने पे कमीशन रिवाइज किया, साथ ही अलाउंसेस भी दे दिए। तो क्या हिमाचल प्रदेश भी क्या अलाउंसेस देगा? देगा तो कब देगा? यह हमें और अगली सरकार का वेट करना पड़ेगा। तो इन सब कुछ चीज़ों के लिए जो एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना था, उसको लेकर हमने आज बात की है और डिटेल में बात हुई है। और जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इसके ऊपर काम करें, मुझे थोड़ा समय दे, तो हमने ये निर्णय लिया। बाकी हमारे साथी अभी बैठे हैं, ये भी बात करेंगे, आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। हमने ये तय किया कि हम 3 हफ्ते का समय सरकार को दे रहे हैं। एटलीस्ट जिस तरह से आज बहुत अच्छे माहौल में जो चीफ सेक्रेटरी जी है उन्होंने कहा कि हम इस सब चीज़ों पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, समय तो लगेगा, थोड़ा आप समय दो, समय बहुत लंबा हो चुका है। देखिए 3 जनवरी 2022 का पे कमीशन आया है, उसकी एनोमली अभी तक ठीक नहीं हुई। सरकार ने बार बार कहा कि हम चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे, वो ठीक हो जाएगी, हम सेक्रेटरी फाइनेंस की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे, वो सब ठीक हो जाएंगे, मुद्दे हुआ कुछ नहीं है। अगर सेक्रेटरी फाइनेंस की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी काय के लिए? पे कमीशन की एनोमली को ठीक करने के लिए और कर्मचारियों के जो वित्तीय मामले उसको ठीक करने के लिए। तो मैं ये आज पूछना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से कि वो कमेटी की रिपोर्ट कहां है, उसको सार्वजनिक किया जाए। तो क्या उसमें कोई काम हुआ? वो रिपोर्ट किस तरफ है, उसका क्या इशारा है? क्या उस रिपोर्ट में कोई एनोमली आई, उसको नजर आई कि नहीं आई? आई तो वो कितनी ठीक की गई? कोई ठीक नहीं की गई। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी कर्मचारी की कोई एनोमली ठीक नहीं। और आज सैकड़ों एनोमली खड़ी हो गई है, तो उसको ठीक कब किया जाएगा? तो हमारे पास बहुत समय इस सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। तो हम चाहते हैं कि समय रहते इन सब बातों के ऊपर सरकार गौर करे। कर्मचारियों की नाराजगी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने कहा कि पेंशनर की बात है, वो अभी आप बात कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन को लेकर भी कर्मचारी त्रस्त है। ओपीएस के साथ साथ और मुद्दे जो है वो बड़े ही उजागर मुद्दे हैं। ओपीएस बहुत बड़ी लड़ाई हमारी आज की है, पर लेकिन जो मैं मुद्दों की बात आप कह रहा हूँ, वो मुद्दे भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहीं से पेंशन डिसाइड होनी है, इन्हीं बातों से होनी है। और साथ ही साथ जो कर्मचारियों की आउटसोर्स की बात है, कंप्यूटर टीचर्स की बात है, पीटीए की बात है, बार बार आश्वासन मिल रहे हैं, उन सब चीज़ों पे भी हमारा, हालांकि हमारा जो इस स्ट्रक्चर जो बना था इनिशियली, हमारा ये था कि हम पे कमीशन को एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये मुद्दे भी है तो हम इन मुद्दों पर भी बात करते हैं कि सरकार ने आश्वासन दिया आउटसोर्स को, तो उनको आउटसोर्स के लिए नियमित पॉलिसी बनाए, उनको नियमित का रास्ता दिखाए, कंप्यूटर टीचर्स को नियमित करे, आउटसोर्स है, वोकेशनल है, एसएमसी टीचर्स को भी बात कही है। यहाँ तक उनको तो अभी तक कैजुअल लीव और मेडिकल लीव भी नहीं मिलती है। 20 साल 15 साल उनको हो गए, अभी तक बेचारे किस हालत में काम कर रहे होंगे, किस तरह से वो एडजस्टमेंटें हो रही होगी, तो अब कितने टाइम उसमें लगता है, ये सोचने वाली बात है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम जो है सरकार को अपना ध्यान आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है आकर्षित करना चाहते हैं। और सरकार, मुझे लगता है कि कर्मचारियों को बहुत हल्के में भी ले रही है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ।
वो चाहे किसी भी विभाग का किसी भी तरह का कर्मचारी है, सरकार को लग रहा है कि कर्मचारी कुछ बोलते नहीं हैं और कर्मचारियों को देने से शायद हमें कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। पर मैं आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों को डराने के बजाय, कर्मचारियों को धमकाने के बजाय आप कर्मचारियों को एड्रेस करेंगे। कर्मचारी आपके हैं, कर्मचारी सरकार के होते हैं, तो उससे क्या होगा कि कर्मचारी की रिजाइनमेंट खत्म होगी। जब तक आप किसी की बात सुनेंगे नहीं तो रिजाइनमेंट खत्म हो नहीं सकती है। आप ये करें कि आप किसी का स्थानांतरण कर दे, किसी की चार्जशीट बना दे, किसी को आप सस्पेंड कर दे, तो वो कोई इशू नहीं है, कोई नहीं डरता है उससे। सब जानते हैं, नियम कानून सबको पता है, कायदे कानून सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इतना दम रखते हैं। जो आदमी प्रेस में बैठता है, जो आदमी फेस करता है, वो सारी स्थिति को फेस करने की हिम्मत भी रखता है, तो उससे कोई डरने वाला नहीं है। बजाय कि आप चार चाटुकारों को खड़ा कर दे, फिर वो ये आपको मैसेज दे कि भाई हमने इस कोने से उस कोने को भेज दिया, अब कैसा रहा, तो मजा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। उन चाटुकारों को मुख्यमंत्री जी पीछे करके अगर सीधा संवाद करते तो माहौल शायद हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा खराब नहीं होता। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये माहौल और ज्यादा खराब होने वाला है। कर्मचारियों की रिजाइनमेंट बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे चाटुकार सरकार के अंदर आज काम कर रहे हैं जो सरकार की छवि इतनी खराब हो चुकी है जिसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनके लिए नियम कानून नहीं है, पर लेकिन दूसरों के लिए वो पल पल जो उसकी खबरें लेते हैं कि कौन आदमी कहां है। विशेषकर वीरेंद्र चौहान की खबर है जी, हाँ जी आज वीरेंद्र चौहान स्कूल में है कि नहीं है, डायरेक्टर से फोन आने, फलाने से फोन आने, क्योंकि हर अफसर को आप टॉर्चर कर रहे हैं कि वीरेंद्र चौहान के नाम से। उससे अच्छा तो सस्पेंड कर दो, बात खत्म हो जाएगी, रोज रोज की सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। आवाज तो नहीं बंद कर सकते ना आप। एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम तो आपके सामने खड़े हो जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, और बात अगर हम गलत करें तो मुझे बताइए हमने कौन सी बात गलत की है। हम तथ्य से बात करते हैं, एक बार बैठ के बात तो सुने ना। आप बात नहीं सुनेंगे तो डेमोक्रेसी के अंदर से नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी के अंदर को बात को एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो मुद्दे हैं ये लाखों कर्मचारियों के, पेंशनर के मुद्दे हैं। आपको बताऊं, जो पेंशनर बेचारे बार बार बोल रहे हैं कि हमारा क्या होगा, जो लोग 1/1/16 के बाद रिटायर हुए उनका क्या कसूर है। 1/1/16 से जो 3/1/2022 तक के बीच के जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके फिक्सेशन ही नहीं हो रही, उनको किस तरह से आप करेंगे, उनका भी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, वो भी तो कर्मचारी है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं वर्मा जी से कि थोड़ा अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ साथी है विनोद कुमार जी, ये भी अपनी बात रखेंगे। मैं फिर कहूं कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ के साथ साथ विनोद जी एक एनजीओ के अध्यक्ष भी है। आपको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, एक चुने हुए अध्यक्ष है और इनके ऊपर विश्वास कर्मचारियों का है, उस नाते भी ये अपने आप में इनकी एक पहचान है। तो इन्होंने भी एक 45 दिन का ज्ञापन इससे पहले दिया है, तो उस बात को भी संयुक्त कर्मचारी महासंघ इंडोर्स करता है। और हमारी बात हुई कि ये अकेला एक शख्स नहीं है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। इन्होंने 45 दिन का सरकार को घेराव दिया करने का एक अल्टीमेटम दिया था कि हम सचिवालय का घेराव करेंगे। हमने फिर 3 हफ्ते का, उसी कड़ी में 3 हफ्ते का हमने फिर सरकार को टाइम दिया है। उसके बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन भी होगा, सचिवालय में एक बड़ा कोई घेराव भी करेंगे हम, और कोई बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे। कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, उसका खुलासा हमारे महासचिव जी भी आपके समक्ष करेंगे। कुछ और मुद्दों पे बात करेंगे। फिलहाल वर्मा जी प्लीज। धन्यवाद सत्रो। मैं इस पे कहना चाहूँगा, जो आज हमने मेमोरेंडम दिया है, और ये मेमोरेंडम कोई नया नहीं है, इसमें वही सारी बातें जो हमने जनवरी 2022 में उठाई थी, और लगभग इसमें कुछ चीज़ें और आई है जो संगतियाँ, खास करके सारी बातें वेतन विसंगतियाँ जो पेंशन में इम्प्लीमेंटेशन में जो विसंगतियाँ हैं उन्हीं को लेकर के हमें जो आज लग रहा है, खास करके जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के इस मूवमेंट को या वेतन विसंगतियों को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसको डील किया गया है, तो कर्मचारी कहीं ना कहीं आज की डेट में ये सेक्टर, एम्प्लॉय सेक्टर इग्नोर्ड है। गवर्नमेंट ने शायद ये मान के चलो कि एम्प्लॉय सेक्टर को कुछ करना ही नहीं, जिस तरह से आज तक हमें लग रहा है, क्योंकि सारी विसंगतियाँ वही हैं। और पे रिवीजन 10 साल के बाद होता है। ये जो अभी का गैप है, ये अगले जो रिवीजन में 3 गुना और मल्टीप्लाई होगा। अगर 5,000 का गैप पंजाब वालों के साथ है तो 15,000 होगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि भी एक गवर्नमेंट का जो रुख है इन मांगों को लेकर के वो ठीक नहीं है। और हम कहना चाहेंगे खास करके किन मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री को खुद इंटरवेंट करना पड़ेगा। ये ठीक है, आज हम चीफ सेक्रेटरी साहब को मेमोरेंडम दिए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को मेमोरेंडम कई बार दिए गए हैं, लेकिन इसमें जब तक समय बहुत कम है, जब तक माननीय मुख्यमंत्री खुद इंटरवेंट नहीं करेंगे तब तक ये इशू सॉल्व नहीं होंगे। अब एक कमेटी बना करके या किसी को आप नोडल ऑफिसर बना करके ये मसले सॉल्व होने वाले नहीं है। तो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन रहेगा कि पर्सनली इंटरवेंट करके जो भी हमने विसंगतियाँ उठाई हैं इनको दूर करें। और मोटे तौर पर जो हमारी विसंगतियाँ कोई नई नहीं है, इसमें एक तो ही है जो आपके 2012 के बाद जो वेतन बढ़ा था उसको लेकर के जो प्रदेश सरकार ने 2 ईयर राइडर लगाया, एसीपी था उसमें डेविएशन की, इनिशियल में डेविएशन की, एक तो उनको दूर करें। आज के डेट में जैसे चौहान साहब ने कहा कि 2 ईयर राइडर नहीं हटाया गया,
और सरकार ने 2-3 बार बड़ी घोषणा कर दी, 2 ईयर राइडर हटा दिया, लेकिन उसमें जस्ट जो आपकी ऑप्शन की एक्सटेंशन उसको 22 के बाद आगे दिया गया, लेकिन 2 ईयर राइडर आज की डेट में भी है, वो भी नहीं हटा, उसकी भी एक्सटेंशन की भी अभी मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन नहीं हुई है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि भी अभी जो पेंशनर्स है, पेंशनर्स को आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट में पेंशन दी जाती है। पेंशन में 2 तरह का ऑप्शन होता है कि एक आपका 2.57 और दूसरा आपका नोशनली पे फिक्स करके जो भी आपका हायर रहेगा उस हिसाब से होगा। लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने जो नोशनली कंसोलिडेशन है पे की, वो नहीं दी है, आपने सिंपली 2.57 दिया है। दूसरा क्या हुआ, जो आपका 20 में डीएफसीज था, 1 जनवरी से दिसंबर 20 तक जो डीएफसीज था, उसका स्टेट में कोई बेनिफिट दिया गया, जबकि केंद्र सरकार ने उसका बेनिफिट जो भी रिटायर उस बीच में है, किसी का डीए मान लो 21% होता था, उसको 21% के हिसाब से फॉर्मूला से कंप्यूटेशन पेंशन की हुई है, लेकिन स्टेट में 17% के हिसाब से हो रही है, वहां भी पेंशन को नुकसान है। तो मुझे लग रहा है जो आज की डेट में जिस तरह से गवर्नमेंट ने पेंशन इंप्लीमेंटेशन में, वेतन इंप्लीमेंटेशन में जो संगतियां खड़ी की है, उससे कर्मचारियों में बहुत रोष है। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अभी हमारे जो अलाउंसेज है, अलाउंसेज जब भी गवर्नमेंट करती है प्रोस्पेक्टिव करती है, अगली डेट से करती है, उस डेट से प्रभावी होता है। तो हमारा प्रदेश सरकार से निवेदन है, या तो इसको रेट्रो से करे, जब से पे रिवीजन हुआ तब से अलाउंसेज आपके रिवाइज किए जाए, तो जितनी देरी है उतना कर्मचारियों को नुकसान है, जितने कर भत्ते हैं जो संशोधित होने उनको शीघ्र संशोधित किया जाए। और साथ में कहना चाहेंगे जो एरियर है, एरियर अगर आप पीस मिल में देंगे 5 इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट, तो कर्मचारियों को जो 10 साल के बाद इंतजार होता है कि एरियर से हम कुछ प्लान करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। हम प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो एरियर है उसको एक मुश्त दिया जाए, और जितने जल्दी दिया जा रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन रहेगा, जितने कर भी ये मेमोरेंडम के माध्यम से हमने मुद्दे चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सबमिट करे हैं, इस पे गौर करें और कर्मचारियों में जो आक्रोश है उसको कम करने में अपनी भागीदारी दें और इन मुद्दों को रिजॉल्व करें। महासंघ का इस सरकार पर सीधा आरोप है कि सरकार ने पूरे 5 साल कर्मचारियों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करने में निकाल दिए, और सरकार आज तक भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है कि सरकार को आखिर करना क्या है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार आधिकारिक बात करना ही नहीं चाहती केंद्र नेतृत्व के साथ। आपने कर्मचारियों के बीच में तोड़फोड़ करने का जो सिलसिला पैदा किया, उससे बेहतर तो सर यह होता कि आप सही मसलों को समझ के उनका हल कर लेते। अब कोई आवाज उठाए, उसको आप कहो कि अब इसको ट्रांसफर कर दो, फलाना कर दो, इससे सरकार को मिलने वाला क्या है? और अभी तक जयराम सरकार को मिला क्या है? आपने एनजीओ फेडरेशन को तोड़ के डिवीजन करके वहां जो कर्मचारी नेतृत्व अपने आप में अगर ईमानदार हो तो वो सरकार और कर्मचारी वर्ग के लिए एक मोमबत्ती का काम करता है, लेकिन सरकारों का शौक होता है अगरबत्तियां तैयार करना। उनकी महक से समस्या हल होने वाली नहीं है, और जयराम सरकार यही कर रही है। यही वजह, सबसे बड़ी वजह है आज कि सरकार आधिकारिक बात कर्मचारी करने को तैयार ही नहीं है। जो आपने वार्ता के नाम पर एक ड्रामा किया भी है, उसकी कर्मचारियों ने की पुष्टि नहीं की है। प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों ने, वो केवल आपने व्यक्तिगत निष्ठाओं को निभाने के लिए, या यूं कह लो कि कर्मचारियों को भ्रम स्थिति पैदा करने के लिए एक काम किया है। क्या रीजन है कि आप जो कमिटेड लायबिलिटीज हैं उसको भी देने में सरकार सफल नहीं हो रही है, और आप सरकार कुछ ऐसे नुमाइंदे तैयार कर रही है और वो प्रेस में बैठ के ये बातें करते हैं कि इतने हजार लाख करोड़ का बेनिफिट कर्मचारियों को दे दिया। शर्म आती हमें कि आप सरकार से लाभ लो, आपको कोई नहीं रोक रहा है, पर आप कर्मचारियों को यूं बदनाम ना करो कि तनख्वाह के अलावा और डीए के अलावा सरकार कर्मचारियों को देती क्या है, और कौन सा कोई बोनस दे दिया। पे कमीशन की रिपोर्ट पूरे भारतवर्ष के मुलाजिम ले चुके हैं, हिमाचल का मुलाजिम आज तक तरस रहा है, एरियर नहीं मिल रहा है। तो सारी परिस्थितियां हैं, ये सरकार का कंफ्यूजन है कि अब हमको ये कारण समझ नहीं आया कि राजनीति क्या है। अब हमने कहा कि जो गलत परंपराएं हैं उनको बदलो, आप ट्रांसपेरेंट रहो कर्मचारियों के साथ, उनके मसलों के साथ। पर आप बोल रहे रिवाज, तो रिवाज तो आपने वो ही बदल दिए, उनको ही बदल दिया। अब सही बात सुनने को तैयार सरकार है नहीं। अभी भी देखो कितना दुर्भाग्य है कि आप सरकार 5 साल हो गए, पे कमीशन की रिपोर्ट क्लियर नहीं हो रही है। क्यों कर्मचारी चीख रहा है? क्या शौक है उनको?
एनपीएस के मामले में सरकार ने कितने कर्मचारियों को, जब धरना प्रदर्शन हुआ, ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी है, कि अपनी बात कह रहा है उसको सुनना चाहिए। अगर सरकार को खुद समझ नहीं आ रहा है तो केवल एक बात समझ आती, चाटुकार जाके कान भरेंगे और कह दो आपके वीरेंद्र चौहान को फंड का ट्रांसफर कर दो, या फलाना कर दो, या चार्जशीट कर दो, या औरों को बदल दो। और आज ये एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है इस मामले को लेकर के, जो बेसिक मुद्दे हैं कर्मचारियों से, उनसे ध्यान हटे। अब आप एनपीएस के मामले में लो, अच्छी बात है कि ऑपोजिशन ने या राजनीतिक दलों ने इस मामले को टेकअप किया है और सरकार ने खुद उलझाया है मामला। अब सरकार को यही पता नहीं है कि आखिर करना क्या है इस मामले में भी। उसके पीछे आपने सारी मांगों को दरकिनार कर दिया। हर रोज हेडलाइन ये होती है। अब एनपीएस के मामला के नेशनल पेंशन सिस्टम, हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वे अपोजिशन, सरकार और एनपीएस के बीच का मैटर है, पर कर्मचारी जो हमसे बात पूछते हैं, हम कहते हैं कि जब तक यह स्कीम स्क्रैप नहीं होगी, जब तक यह स्कीम कंप्लीट स्क्रैप नहीं होगी, तब तक इसका हल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, 1920 में एक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है जो ट्रस्टी है बैंक इसका, एनपीएस का। इसमें सरकार का शेयर 14% जाता है, 10% कर्मचारी का जाता है। तो हमारा 19-20 का जो आंकड़ा है वो 821 करोड़ रुपया वो इसमें जमा हुआ। अब सरकार का शेयर कितना गया? सरकार का शेयर 471 करोड़ गया और 349 करोड़ कर्मचारियों का शेयर गया। अब इसमें अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस रिकनसाइल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड एनएसडीएल के बीच में। यानी कि हम इन चीजों को समझाने की बजाय कि हम इस स्कीम का करेंगे कैसे, क्या सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। हर जगह यही है, उधर भी कंफ्यूजन, इधर भी कंफ्यूजन। सही बात, सही मुद्दे पर आने को तैयार नहीं है। यही बड़ा कारण है कि कर्मचारियों का बिखराव है और सरकार के प्रति कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। ये बात सरकार समझ ले कि आप ना तो डीए समय पे देते हैं, जब डीए देते हैं उसको काट के देते हैं, उसमें भी आप हेराफेरी कर लेते हैं। आखिर कितना पैसा मुलाजमों का आप चोरी करके रखेंगे? कमीशन की रिपोर्ट आप एरियर देने को तैयार नहीं। 7 साल हो गए। हमारी महासंघ की मांग है कि कंप्लीट एरियर मिलना चाहिए। अब उसमें कोई समझौता नहीं है। 5 साल हो गए। डीए हमने कहा पहले का 11% भारत सरकार ने दिया, इन्होंने 6% दिया, 5% वो भी खत्म कर गए। उसका पता ही नहीं लगा 5% का, हम चीखते रह गए। तो ये बातें हैं। बहुत से रूल, R&P रूल्स हैं, ऐसी सैकड़ों कैटेगरी जिनमें एनॉमलीज है। और मेडिकल डिपार्टमेंट है, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, बहुत बुरी हालात है डिपार्टमेंटों के अंदर। इतना मतलब मुलाजिम इतना मतलब डिफेम है कि आपस में ही बड़ी उनमें एनॉमलीज है। विनोद जी, जो आपने अभी पेंशन का आंकड़ा रखा, जो आप कैलकुलेशन बता रहे थे, आपके पास उसका सोर्स क्या है? किसका जी? जो आपने अभी हाल ही में कैलकुलेशन बताई है 800 करोड़ वाली। सोर्स ये एक्चुअली सोर्स हमारे पास, सोर्स हम दफ्तरों में काम करते हैं और ये पैसा जमा होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो सोर्स आप बता रहे हैं वो सरकार के पास नहीं होगा? आप जिस तरह नहीं, ये आपकी कैग की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, एजी की रिपोर्ट्स हैं। उन रिपोर्टों में सब छपता है, सारा छपता है उनमें। आपको लगता जी है जी जी ये जो पैसा है, अगर सरकार पेंशन देती तो इस पैसे से हो जाएगी पेंशन? नहीं, अब सरकार, हम ये कह रहे हैं ना कि जैसे कोई राज्य सरकार, अब राज्य सरकार इसमें फैसला क्यों नहीं कर पा रही, वो समझाने में क्यों सरकार को दिक्कत है कर्मचारियों को। हमने 2000 बहुत शुरू में एक मांग की थी कि जब डायलॉग होता है, हमने कहा था कि अगर ये मान लीजिए, अगर ये स्क्रैप नहीं हो सकती, कोई लॉ कानून है, मान लीजिए, हालांकि कर्मचारी तो कह रहे हैं कि पेंशन, हम कह रहे हैं कि रिटायरियल बेनिफिट्स एट पार हो, डिस्पैरिटी ना हो, उसमें माध्यम कोई भी हो सकता है। स्कीम तो बदलती रहती है। हम एक ही चीज पकड़ नहीं बैठ सकते। हमने शेयर बढ़ाइए आप, सरकार 20% से गवर्नमेंट दे। जब 20% से गवर्नमेंट अगर दे देती है तब भी काफी समस्या का हल हो जाता है। मतलब ये कंफ्यूजन हर तरफ से हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं
कि खबरें बनाने के लिए, केवल कर्मचारी गुमराह करने के लिए सब चला हुआ है। विनोद जी, आप बार बार गुमराह करने की बात कर रहे हैं। आपसे एक और प्रश्न जानना चाहूंगा। आप खुद कर्मचारी हैं, प्रदेश की वित्तीय हालत भी आप जानते हैं। जिस तरह से वादे तो और दल भी कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या एक कर्मचारी होने के नाते आपको ऐसा भी लगता है कि भविष्य में कोई सरकार तनख्वाह भी दे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि तनख्वाह भी कर्मचारी? नो डाउट, आप सही कह रहे हैं। पिछले 5 साल में ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमने बार बार अपने लिखित विज्ञापनों के माध्यम से गवर्नमेंट को कहा है कि सरकार अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक करे, फिजूल खर्ची कम करे। आप देखिए, आप कर्जा कम करने को तैयार है नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसमें होगा जो आप कैसे चले रहेंगे। आप बताइए, अगर पिछली गवर्नमेंट ने कितना 1000 करोड़ छोड़ा। आज हम बात करते हैं, हम एग्जाम्पल हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अब केजरीवाल की बात करते हैं। अब उस आदमी को बोले कि फलाना फ्री बिजली दे दी, उसने जब 40,000 करोड़ का खर्च था, उसके बाद जब सरकार आई थी, उसने वो पूरा करने के बाद 10,000 करोड़ प्रॉफिट कर लिया, फिर उसने अदर चीजें खड़ी की। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो केवल खर्चा ही कर रहे हैं ना, हम सेविंग तो कर नहीं रहे। और एम्प्लॉयज को आप क्या दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है, तो मैं आफ्टर डिडक्शन 25,000 रुपए लेता हूं। 25,000 तो सरकार के पास ही रहती है हर मंथ। मैं उतना ही लेता हूं जितना मुझे मिलने का गुजारा चाहिए। बच्चों की फीस चाहिए, मकान का किराया चाहिए, कपड़ा पहनने को चाहिए। बाकी डिडक्शन होके पैसा जीपीएफ एंड अदर्स वो सब सरकार के पास जमा रहता है, वो सब सरकार यूज करती है। करोड़ों अरबों रुपए ऐसा मुलाजिम का 50% वैसा है, कर्मचारी तो पैसा दे ही रहा है। अब बताइए, इनकम टैक्स देखिए आप। अब इनकम टैक्स में अभी जो सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ी ना जी, उसमें हुआ क्या कि 20-20 हजार रुपया, 25-25 हजार रुपया इनकम टैक्स, महीने का 5-6 हजार रुपया पर मंथ टैक्स। मुलाजिमों को बदनाम सरकारें करती क्यों है, हमको ये समझ नहीं आता। उसका बात करने को तैयार नहीं होती। मुलाजिम फालतू ले क्या रहा है? आप डीए देते हो, वो एक जीपीएफ में चला जाता है, वो जीपीएफ में पड़ा हुआ उसका इस्तेमाल करती है डट के, वो पैसा कहीं ना उसका यूज कर रही होती है। जो हमारे ड्यूज हैं उसको देने में सरकार को दिक्कत क्या, और वो देने पड़ने हैं। अब कितना कितना छिपा के रखेंगे लोग? अब पे कमीशन, मुझे बताओ, कितने राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर? ऐसा कौन सा राज्य है जिसको पे कमीशन की रिपोर्ट टाइम से उन्होंने लागू की हुई है? और ये हिमाचल प्रदेश आज एक बचा है जो एरियर एक किस्त भी देने को तैयार नहीं, एक किस्त भी नहीं दे पा रहा है। विनोद, जिस तरह से प्रदेश की वित्तीय हालत है, तो कोई ऐसा आप चाहते हैं कि मिनिमम पेंशन हो, मगर एमएलए भी उतनी पेंशन है, जब विधायक उतनी पेंशन है, तो कर्मचारी को उतनी पेंशन मिले, इस तरह से मांग करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, देखिए ये तो बड़ी साफ सी बात है। जैसे एक देश दो विधान की बात बार बार होती है कि नहीं हो सकते हैं, तो माननीय है, हम उनका सम्मान करते हैं। वो बड़े व्यवस्था से चुन के आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कर्मचारी आता है ना, वो भी बड़ा चुन के आता है, बड़ा कंपटीशन करके, पूरी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करके आगे निकलता है। और कोई एचएस बन रहा है, कोई आपका टीचिंग में आ रहा है, कोई प्रोफेसर लेक्चर बन रहा है, किसी भी विभाग कोई भी कर्मचारी है, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही आके वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आज की डेट में कंपटीशन का जमाना है, इधर भी है और उधर भी है। तो अगर उनको पुरानी पेंशन की व्यवस्था है तो इधर भी हो सकती है, अगर इधर नहीं है तो उधर भी नहीं होनी चाहिए। बड़ा स्पष्टता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। मैं बात को लंबा नहीं खींचते हुए, सारी बातें तो मुझे लगता है बहुत सारे आंकड़े मेरे भाई ने आपको रखे हैं और इनका अपना एक तजर्बा है और बड़े रियलिस्टिक आंकड़े इन्होंने कहे। मैं लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि बात सही है कि कर्मचारी को बदनाम किया जाता है। मैं रोज पढ़ता हूँ कि कर्मचारी मालो माल होने वाला है, कर्मचारी के ऊपर ये होने वाला है, कर्मचारी की बौछार होने वाली है, कर्मचारियों की मजे लग गई है। पर ऐसा मजे कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो ईमानदारी से 20% अपनी सैलरी का टैक्स देता है। बहुत होता है, 20 से 30 तक जाता है, 30 तक उसका स्लैब जाता है। अगर 1 लाख रुपए आपकी सैलरी तो 30,000 आप दे रहे हैं, सरकार के खजाने में जा रहा है। और बाकी भी उसमें जैसे उन्होंने कहा कि जीपीएफ और अदर चीजें भी सरकार के पास ही रहती है। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी क्लियर कट माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ को जितना मर्जी बदनाम कर दो, कुछ लोग दिन रात यही काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको कर्मचारी नेताओं की सुनने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम नहीं बोल पाते थे, नहीं बोल पाए तो वो काउंटर करने के लिए भी नहीं, उनको आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो काउंटर करना, अब भी आएंगे, कल से आ जाएंगे शायद। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सबसे चहेते जो एनजीओ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी हैं,
वीरेंद्र चौहान जी और हमारी टीम ने तो विरोध ही की। हम तो शायद जानबूझ के विरोध करने के लिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए माहौल खराब करते हैं, बात करते हैं। लेकिन अब जो है, अब मैं कल परसों देख रहा था, अश्विनी ठाकुर जी ने कहा है कि हमें पंजाब का वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार ने लागू नहीं किया है और सरकार को करना चाहिए। और कर्मचारी आज जो है ठगा सा महसूस कर रहा है, कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हुआ। ये अश्विनी ठाकुर की जबान है, उन्होंने ये बात कही है। अगर आपके प्रिय जो एनजीओ के अध्यक्ष है, जिनको आप मानते हैं, बाकियों को तो आप मानते ही नहीं है, अगर उन्होंने बात कह दी है तो अब तो ये मानो कि वीरेंद्र चौहान जी और उसकी टीम ने जो आंकड़े उठाए थे वो तथ्य पे थे, वो सच्चाई पे थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अश्विनी ठाकुर जी ने भी इस बात को एंडोर्स किया। इन्होंने मान लिया कि हम जो कह रहे थे, जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, वो सच्चाई की लड़ाई थी, न्यायिक लड़ाई है और वो लड़ाई लड़ने योग्य लड़ाई है। नहीं तो आने वाला समय जो है उसको हमें कर्मचारी में कभी माफ़ नहीं करेगा। बाकी आगे की स्थिति क्या होगी वो समय समय पर आपको रूबरू करेंगे। जो भी होगा उस व्यवस्था से हम आगे, जैसी सरकार चलना चाहेगी हम उसी तरह सरकार के साथ चलने को तैयार है। तो आपने सभी ने समय दिया, आप प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद।